ठीक हो गया। 13 यही कहता है कि जी जो चीज ला आपकी फेवर में बताता है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको ला बताता है, फेवर करता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे सर बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या बात कर रहा है? वो कंसिडरेशन कहता है कि जी इतनी आपकी कंसिडरेशन हो सकती है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रो नोट जिसको कहते हैं, प्रोमरी नोट, ये आपके बिल ऑफ आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि इनको बिजनेस की लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म आपका फिनांसिंग जी सर। इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फिनांसिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कहता है जैसे कंसिडरेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर प्लेंटिव सू ओनली ऑन द बिल एंड नॉट फॉर कंसिडरेशन एज सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ क्लेम। अब आपने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है वो पे दावा कर दिया है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का दावा किया है तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि जी बिल ऑफ एक्सचेंज सपोज के बिल ऑफ एक्सचेंज 5,000 का है, तो वो 5,000 अमाउंट उसके अंदर शामिल होगी। ला ये प्रिज्यूम करेगा कि जी वो 5 लाख का ही, 5,000 का ही कार्ड है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू यही है तो आप उसको नहीं बताते तो कोई इशू नहीं है। आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज का हवाला दे देंगे, जी ये फलां डेट का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसमें जो अमाउंट होगी वो उसमें शामिल हो जाएगी ऑटो। सर इसमें एक और पॉइंट भी ये ऊपर कह रहा है ना कि वो चीज भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ऑपोजिट पार्टी पे है, जब तक हाँ कि जी, उसने डिनाई नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उस एक्सचेंज में ये बात कर रहा है कि जब हम दावा करेंगे तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज का करेंगे। अब उसकी जो अमाउंट है उसका तो जारी बात है कि वो ऑलरेडी उसमें शामिल होगी। कंक्लूडेड है, तो उस हाँ, अलग से नहीं बुनियादी तौर पे लिख के बताएंगे कि इतना अमाउंट का क्लेम हमारा बनता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। जी ठीक। ऐसी है, वेरी गुड मैडम। आगे जी आपका 14 के प्लीडिंग टू बी साइंड। अब प्लीडिंग पे साइन होंगे। ठीक है, एवरी प्लीडिंग टू बी साइंड बाई पार्टी एंड इज प्लीडर इफ एनी, प्रोवाइडेड दैट द पार्टी प्लीडिंग बाई रीजन टू absence or for other cause unable to sign it may be signed by any person authorized, duly authorized to sign the same or defend। कहता है कि जी पार्टीज के साइन भी होंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टी किसी वजह से वो साइन नहीं कर पाती तो फिर उसकी जगह पे उसका उनके ब्याह पे जो डिफेंड कर रहा है, जैसे मुख्तार खास होता है, वो कर देता है। मुख्तार खास के साइन हो जाएंगे। पार्टी नहीं है तो मुख्तार खास के साइन हो जाएंगे। अब देखें ये दावा है, तो इसमें लास्ट में देखें बशीर अहमद सुखेरा, अब वो अनपढ़ है तो उसके ये साइन है। अब नीचे फिर कौंसल के भी साइन है, वो कौंसल के भी साइन कहता है साइन टू बी प्लीडर एंड हिज मतलब बाई पार्टी एंड हिज प्लीडर के आपका वो कौंसल के भी साइन होंगे। ठीक है, आपका कौंसल के भी साइन होंगे और पार्टी के भी साइन होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या कि ये दैट दी इट इज वेरीफाइड ऑन ओथ दैट द स्टेटमेंट पैरा नंबर फलां टू फलां आर ट्रू अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड पैरा नंबर फलां टू फलां इज ट्रू अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय बिलीव। अब दो चीजें होती हैं उसमें। पैरा जो होते हैं ना, कोई भी दावा हम स्टार्ट करते हैं तो पहले जो पैरे होते हैं वो फैक्ट्स पे होते हैं। आखिरी जो 3 पैरे होते हैं जिसमें काज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फीस हम डिटरमाइन करते हैं, वो होते हैं लीगल पैरे। उसका प्लेंटिफ को पता नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए वो कह देता है कि जी ये मेरे बिलीव से बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक इधर से पढ़ाता हूँ। ये लास्ट में आप देखें, वेरीफाइड ऑन ओथ। अब देखें it is verified on oath on 6 November 2012 that the content of para number 1 to 6 are correct to best of my knowledge। अब 1 से 7 तक पैरा क्या है, 1 से 7 तक पैरा है उसके फैक्ट्स बता रहा है। आगे 8 से 10, 8 काज ऑफ एक्शन 9
आपका जुरिस्डिक्शन 10 कोर्ट फीस। ये पैरे वो बताता है कि जी ये पैरे करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन और बिलीव। ठीक है, वो मेरे जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है या मुझे बिलीव मुझे जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग वो बिलीव है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखें 6 से पहले ऑर्डर ये जो 6 था इससे पहले ये क्या था, ये सारा वो फैक्ट्स बता रहा था। मतलब 1 to 7 वो सारे फैक्ट्स के थे। वो कहता है अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और 8 से 10 बेस्ट ऑफ माई बिलीव। ठीक है, बेस्ट ऑफ माई बिलीव। ये वो बात, ये किसके वेरिफिकेशन होती है, ये प्लेंटिफ ही करता है। ये प्लेंटिफ करता है, इधर साइन करता है, ये साइन करता है प्लेंटिफ। तो वो बताता है कि जी 1 से 8 तक जो कि फैक्ट्स हैं वो तो मुझे पता है, मेरे नॉलेज से बिल्कुल ठीक है, मैंने सही लिखवाया है, मैं हल्फन कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। बाकी 8 से 10 तक जो कि लीगल हैं वो मेरा बिलीव है कि मेरा वकील साहब वो सही लिख रहा होगा। क्योंकि आपका अगर सब्जेक्ट मैटर जैसे ये है, सब्जेक्ट मैटर आप सही नहीं बताते तो आपका 7-11 में खारिज हो सकता है। ठीक है, आप काज ऑफ एक्शन नहीं बनती, 7-11 में खारिज हो सकता है। आप सब्जेक्ट मैटर सही बताते हैं, वैल्यू सही बताते हैं, लेकिन कोर्ट फीस सही नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे कोर्ट फीस 15,000 वो कहते हैं लगा दी गई है, अगर वो लगा देते 1500 कोर्ट फीस, ठीक है, तो फिर क्या होता, वो 7-11 में डिसमिस हो जाता। ठीक हो गया, ये है वो लास्ट में वो बताता है। कहता है वेरिफिकेशन इट इज वेरीफाइड by the law for the time being in force that every pleading shall be verified on oath at the foot by the party or by the parties or some other person as to satisfaction of court to be acquainted with the facts of case। अब उसको वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई करेगा आपका प्लेंटिफ, जो कि मुद्दई होगा, जो कि केस के बारे में जानता होगा, वो करेगा। ठीक हो गया जी। आगे सेकंड वन कहता है दी पर्सन रेक्टिफाइंग verifying shall specify by the reference to be numbered paragraph in pleading what he verify of his own knowledge and what he verify on information received and believed। ये वही बात कर रहा है जो कि मैंने आपको बताया है कि वो जो बंदा वेरीफाई कर रहा है प्लेंटिफ, वो बताएगा पैराग्राफ के रेफरेंस से बताएगा कि जी पैराग्राफ नंबर 1 to 8 और करेक्ट अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, आगे वो बताएगा एंड पैरा नंबर 8 to 10 इज ट्रू एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई बिलीव। ठीक है, बेस्ट ऑफ माई बिलीव। ये देखें कि वो बता रहा है वेरिफिकेशन में पैरा नंबर 7 कंटेंट ऑफ पैराज नंबर 1 to 7 आर करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड 8 to 10 बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एंड बिलीव। आगे जी आपका कहता है वेरिफिकेशन शैल बी साइन बाई पर्सन मेकिंग इट, जो वेरीफाई कर रहा है उसके साइन भी होंगे एंड डेट। ये वेरिफिकेशन की डेट बताएगा कि जी किस डेट को वेरीफाई कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, वो सारा कुछ उस पे, और उसके साइन भी होंगे, उसके साइन भी होंगे। वो बताता है इट इज वेरीफाइड ऑन ओथ एट लाहौर ऑन फला फला। ठीक है, ऑन ओथ है, लाहौर में कर रहा है, किस डेट को कर रहा है, 6 नवंबर को कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उसके साइन भी है, यहाँ पे उसके साइन भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये सूट फॉर पोजेशन बताता हूँ, तो ये बताता है, ये देखें, वो कहता है जिमनार नंबर 1 तक चंद्रा मेरे 1 तक 4 मेरे इल्म और बकिया जामन 5 तक 7 मेरे बेहतरीन यकीन से सही व दुरुस्त है। अब यहाँ पे फिर वो मुदई के साइन भी हैं। ठीक है, वो डेट भी बताता है बाग मुकाम लाहौर मोरखा फलां फलां को। ठीक है, ये वो आपका ऑर्डर 6
रूल 15 की बात हो रही है। आगे कहता है स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग। कहता है जी द कोर्ट में at any stage of proceeding order to strike out or amend any matter in pleading in which it may be necessary or scandalous but which may tend to prejudice, embarrass or delay in fair trial। ठीक है, स्ट्राइक आउट प्लीडिंग। ठीक है, अभी एडीए के पेपर हुए थे, वहां पे उन्होंने एमसीक्यूज पूछी थी ये कि जी आपका स्ट्राइक आउट प्लीडिंग के लिए कौन सा ऑर्डर और रूल है। ठीक है, तो आइए 16 है। अब ये कहता है कि जी ऐसे कोई वर्ड कोई ड्राफ्टिंग में लिख देते हैं जो कि आपको इम्बेरस करते हैं कोर्ट को, या कि अननेसेसरी हैं, या कि अन स्कैंडलेस हैं। ठीक है, तो वो उनको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, उनको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। स्ट्राइक आउट और अमेंड एनी प्लीडिंग, कोई भी प्लीडिंग उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। इस पे एक हाई कोर्ट में रेट हुई थी, वहां पे वो लिखा हुआ था कि जी वकील साहब ने गुस्से में लिखा था कि जी चीफ कुत्ता। ठीक है, वो उर्दू में लिख दिया था। तो वो क्या थी, वो उसको फिर कोर्ट ने स्ट्राइक आउट करवाया था। कहते हैं कि जी पहले ये खत्म करके आए तो फिर एंटरटेन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास आते हैं प्रोफेसर साहब, ये काबिल बंदे हैं, बहुत ज़्यादा काबिल हैं। उनका हमसायों के साथ प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल साहब, हमसाया जो उनके उनको तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो हमसाया ने एक दफ़ा उसका नाम लिख दिया, उसके खिलाफ रेट की 22 की। ठीक है, तो उस पे उसका नाम लिख दिया कि जी प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला कंजर, उर्फ बाला कंजर। ठीक है, तो ये क्या थी, ये ऐसी है जो ये आपकी स्कैंडलेस है, ये आपकी स्कैंडलेस वो है, स्कैंडलेस प्लीडिंग है। ठीक हो गया। बाद में वो बताता है कि जी फिर वो उसने एक उनके खिलाफ रेट की, तो उसने उनकी पूरी फैमिली के नाम जो है ना ऐसे ही रखे, मानो कानी, ठीक है, सतार बिल्ला एंड इस्माइल लंगड़ा, इस तरह के उसके नाम लिख दे। मतलब और भी काफी उसने लिखे थे, जो कि ये क्या है, ये आपके स्कैंडलेस है। कोर्ट इनको फिर स्ट्राइक आउट करवा देती है। ठीक है, कोर्ट इनको स्ट्राइक आउट करवा देती है, जो कि आपके ऐसे जिनको कोर्ट अननेसेसरी समझती है या स्कैंडलेस समझती है, उनको डिलीट करवा देती है। आगे कहता है जी आपका 617 इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका अमेंडेड प्लेट। क्या है जी, एक अमेंडेड प्लेट। अब देखें, ये जो हमारा दावा है, ये दावा जो है ये अमेंडेड है। क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है मुरम्मा दावा। मुरम्मा दावा का मतलब अमेंडेड प्लेट है, ये अमेंडेड प्लेट है। ओरिजिनल प्लेट कौन सी है, ओरिजिनल प्लेट ये है, ये ओरिजिनल प्लेट है। ठीक है, ये ओरिजिनल प्लेट है। इस ओरिजिनल प्लेट में हमने ये देखें कि जी हमने बताया था कि जी 5 लाख हमने दिया है, 5 लाख दिया हुआ है, लेकिन गलती से यहाँ पे लिखा गया है 2.5 लाख दिया है, 2.5 लाख रहता है नहीं, हमने तो 5 लाख दिया हुआ था। फिर हमने अमेंडेड प्लेट की एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ने फिर ये दिया था कि ये देखें कि हमने बताया कि जी हमने 5 लाख का 5 लाख दे दिया है। जो आपकी वो है दूसरी पार्टी, उसने 5 लाख वसूल कर लिया है। तो आप अपनी प्लेट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपनी प्लेट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ये आपकी कोर्ट इनको अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि जी आपके जो दावे हैं वो डिसाइड होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज। ठीक है,
टेक्निकलिटीज पे नहीं, मेरिट्स पे डिसाइड हूँ। मेरिट्स ये है कि जी अगर आपका दावा बनता है, नेसेसरी है, तो आप उनको इजाजत दे दें। मकसद क्या होगा? मकसद सिर्फ एक होगा कि जी फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी। मेन क्वेश्चन को मतलब बताने के लिए आप उसको अलाउ कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं। रियल क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्सी क्या था कि जी हमने तो 5 लाख दिया हुआ है, वो उन्होंने 2.5 लाख दे दिया, तो ये क्या था? वो 5 लाख उसकी कंसिडरेशन अमाउंट वो रियल क्वेश्चन को बता रही थी। तो ये आपका यहाँ ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपको एप्लीकेशन दे मतलब अलाउ कर सकते हैं कि जी आप इसको अमेंड कर लें। सर सिर्फ प्लेंटिफ को ये रख दिया गया है या नहीं डिफेंडेंट डिफरेंट अपने डिफेंस? मैडम, प्लीडिंग की बात होती है। देखें यहाँ पे उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है अमेंड हिज प्लीडिंग। अमेंड हिज प्लीडिंग। प्लीडिंग में हमने पढ़ा है कि प्लीडिंग बोथ इन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, छोड़िए, ये देखें प्लीडिंग इंक्लूड, जहां पे भी प्लीडिंग जी की जी बात सर। आएगी तो हम यही सब प्रिज्यूम करेंगे, बल्कि समझेंगे कि जी ये प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट की। आप रिटर्न स्टेटमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। आप रिटर्न स्टेटमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास राइट है। ठीक हो गया? जी सर। आगे जी आपका वो ये है कि कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्लीडिंग में अलाउ either party to alter or amend his pleading in such manner as terms just, and all amendments shall be made necessary for the purpose of determining the real question in controversy। अब अमेंडमेंट क्या कि जी जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये जहाँ पे हम जरूरी अमेंडमेंट लाजमी करते हैं, जैसे ये आपका डिफेंडर है मजहर सईद कुरैशी, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो फिर हम मुरम्मा दावा और देंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे इसके लीगल हेयर्स जो भी होंगे मिस्टर ए बी सी थ्रू मजहर सईद, ठीक है, हिज प्रीडिसेसर। ठीक है, सर ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप दावा एक ही दफा इवेंट कर सकते हैं या एज मेनी टाइम्स एज जितनी मर्जी आप, जहाँ पे जरूरी हो आप एक से ज्यादा दफा भी कर सकते हैं मैडम। 4 भी अमेंडेड प्लेंट आए हुए हैं, 4। एक से ज्यादा दफा आप कर सकते हैं मैडम। बट सर ये तो मैरिट पे कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि जो पॉइंट है वो कितना वैलिड है। जी मैडम बिल्कुल ऐसे ही है। कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या ये जो अमेंड करना फॉर द क्वेश्चन, ये फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी है या नहीं, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। डिस्क्रिशन है कोर्ट की। ठीक हो गया? अब मैं बता रहा था कि जी अगर पार्टी की डेथ हो जाती है फिर भी हम अमेंडेड प्लेंट देते हैं। ठीक है, कि जी उसके वारसन को बना देते हैं। ये तो तकरीबन हर दूसरे केस में होता है कि जी जो केस लिंकरान हो जाते हैं फिर उनको डिसाइड करते हैं हम यही कि आपका अमेंडेड प्लेंट दे के मुरम्मा दावा दे के हम उनके वासन को लीगल बना के हम दे देते हैं। ठीक है, ये इसी तरह मैं आपको ये बताऊं 7/26 जो है, ये 7/26 ये क्या है? ये लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर हम अमेंडेड प्लेंट देते हैं। ठीक है, फिर हम अमेंडेड प्लेन देते हैं और उसको अमेंड करके लीगल वेज को बना के हम अमेंडेड प्लेन देते हैं। ठीक है, ये भी आपका बेहतरीन ग्राउंड होती है। अगर कोई पार्टी की डेथ हो जाती है तो फिर हम अमेंडेड प्लेन देते हैं। स्टेटमेंट प्लेंटिव अमेंड एंड डेथ रिप्रेजेंटेटिव, ये
ये आपका 7/26 है और 8/13 है। प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो लीगल वर्सन की हम लिस्ट देते हैं 7/26 के तहत, और डिफेंडेंट बढ़ जाता है तो उसकी लिस्ट ऑफ वर्सन हम देते हैं आपकी 8/13 के तहत। ठीक हो गया आपका H16 आगे है पीछे। ठीक हो गया। ये जब सर कोर्ट ने आपको, जी मैडम, सर ये ऑर्डर 1 के तहत नहीं होता अभी रूल, तो मुझे नहीं एग्जैक्ट याद, उसमें आप पार्टी 110 को 110 या का तो ऐड करते हो या 110 निकालते हो। 110 की बात करनी है मैडम। एडिशन ऑफ पार्टी, डिलीशन ऑफ पार्टी, ट्रांसपोजिशन ऑफ हाँ हाँ हाँ, पार्टी, ठीक है। एग्जैक्टली। वो तो मैडम कोई नई पार्टी आती है तो उसके लिए हम 110 की एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, जैसे दावा आपका बनता था मैडम नईमा के खिलाफ, आपने दावा दायर कर दिया मैडम सब नाइला के खिलाफ। ठीक है, तो फिर आप एक पार्टी को स्ट्राइक आउट करके मैडम नईमा को ऐड पार्टी करते हैं। ऐड करेंगी, उसके लिए आप 110 की एप्लीकेशन देंगी। ये नई पार्टी तो नहीं होगी, वो तो एग्जिस्टिंग एक वारसान आएंगे, वारसान का एक तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है। जी ठीक है सर। ठीक हो गया। आगे जी आपका ये कोड अमेंडमेंट की एप्लीकेशन की वो दे सकती है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका कहता है कि जी जब कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया कि जी आप अमेंड कर सकते हैं, फिर आपको कोर्ट टाइम देती है सिर्फ 14 दिन का, कि 14 दिन में आपने अमेंडेड प्लेंट देना है। ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर कोर्ट जो कोई और मुनासिब फैसला मुनासिब टाइम आपको दे सकती है। कहता है पार्टी हु obtain an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose of by order, कि कोर्ट ने बता दिया कि जी आप 5 दिन में अमेंडमेंट प्लान दें, एक बता देती हैं। आगे अगर कोई टाइम नहीं बताया गया तो उसके लिए 14 दिन है। कोर्ट आपको कह सकती है कि जी आज अमेंडमेंट कार्ड एप्लीकेशन का मतलब आप एक्सेप्ट की है 6/17 की, कि जी आप अमेंडमेंट कर लें इतनी हद तक, तो बाद में आपको कहा कि जी 5 दिन में आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट दे दो उतनी टाइम देंगे। अगर कोर्ट सपोज टाइम का नहीं देती तो फिर आपको टाइम बताएगा कि जी 14 दिन में आपने देना है। ठीक है, 14 दिन में आपने देना है फॉर द टाइम फॉर द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। It shall not be permitted to amend after the expiry of limited time as aforesaid, as the case may be, unless a time extended by the court। कि अगर आपको सपोज के 14 दिन दिए गए, 14 दिन में आप नहीं करते तो मजीद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसके लिए यह है कि आप 148 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, 148 एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, 148 आपका CPC, कि जी आप उसकी एप्लीकेशन के तहत आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ये ठीक है, सिंपली कोर्ट ने जो आपको टाइम दिया है उतनी टाइम तक आपने अमेंड करना है। ये है आपकी एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, कि कोई टाइम आपने कोर्ट ने फिक्स कर दिया है, when time fixed by granted by court for the doing any act prescribed or allowed by court। जैसे कोर्ट ने कहा कि जी आपने 14 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट देना है, अगर आप नहीं देते तो कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन लार्ज सम पीरियड, वही सच पीरियड जो है इन लार्ज कर सकती है थ्रू द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड बाई डेट। अब यही चीज़ है कि जी जब हमें डेट लेनी हो तो हम 148 की एप्लीकेशन दे देती हैं, एविडेंस नहीं है ये एप्लीकेशन देते हैं 1848 की। हमने रिटर्न स्टेटमेंट देना था नहीं दिया, वो अमेंडेड प्लान देना था नहीं दिया 148। ये 148 कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोई डेट आपको टाइम दे सकती है। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
सर हमने सीपीसी के सारे ऑर्डर्स पढ़ने हैं। जी मैडम, कुछ हम मिस करेंगे लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे अब ऑर्डर 9 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ा है ये 6, कल 7, 8, 9, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका ऑर्डर 12, 13 पढ़ेंगे, फिर 14 पढ़ेंगे, उसके बाद 16 और 17 पढ़ेंगे। उसके बाद ओवरव्यू दूंगा मैं 20 का, 21 पढ़ेंगे। 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, आपका एग्जीक्यूशन है। उसके बाद जो है जैसे 22 है वो पढ़ेंगे। उसके बाद 27 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, फिर 32 पढ़ेंगे, 35 पढ़ेंगे, 39 पढ़ेंगे, 41 पढ़ेंगे और उसके अलावा 47। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलें जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी मैडम। सर इसमें जो है रूल 15 में जो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग है, इसमें सर कहा गया है कि जो वेरिफिकेशन होंगी वो साइंड बाय द पर्सन होगी जिसने इसको बनाया है प्लीडिंग को, और डेट और प्लेस की उसने बात की है। तो सर इसमें जो डेट और प्लेस होगी वो जो हमने एग्रीमेंट किया होगा वो उसकी हम डेट और प्लेस लिखेंगे, या जब हमने रिटन स्टेटमेंट या मतलब है कि मैडम जो प्लेंट जिस लिखी है। जिस दिन प्लेंट लिखी गई है, जिस दिन आप वेरीफाई कर रहे हैं वो डेट होगी। सपोज के एग्रीमेंट है आपका 1/1/2015 का, दावा आप कर रहे हैं जी सर। आज आज सपोज के 8/7 8/9/2021, तो आज की डेट आप जी सर। लिखेंगे, उस पे आप आज की डेट लिखेंगे। ठीक है ठीक है। सर। फिर अब इस देखें यहाँ ऑर्डर के खिलाफ जी जी सर। जी 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 करें, आप बात करें। सर मैं कह रही थी सर इस ऑर्डर के खिलाफ भी कोई रेमेडी होती है अगर हम कोई मतलब है कि ऑप्शन छोड़ देते हैं या अदर अपोजिट पार्टी की तरफ से? नहीं मैडम, इसमें थोड़ी करेक्शन आप कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब देखें ये बता रहा है कि जी आज 6 नवंबर 2012 को, जबकि हमारा एग्रीमेंट कब का है? एग्रीमेंट हमारा है ये 2013 का, 2003 का एग्रीमेंट है। हमने एग्रीमेंट वाली डेट नहीं लिखनी, जो जिस दिन दावा दायर किया है या जिस दिन हम उसको साइन करें वो हम डेट लिखेंगे। ओके सर, थैंक यू। मैडम ये तो मेन चीज़ है, ये वकीला साहबान को पता होता है। ठीक है। एक मैं आपको बताऊं केस, कि एक हमारे खिलाफ केस है, दावा आया। उसमें जो 3 ये मेन होते हैं आपका, ये लास्ट 3 पैराग्राफ जो ये बताता है, जैसे ये काज ऑफ एक्शन है, ठीक है, काज ऑफ एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जुरिसडिक्शन का, कि जी आपकी प्रॉपर्टी इधर सिचुएट करती है तो कोर्ट को जुरिसडिक्शन हासिल है, ये पैरा। और उसके बाद ये कोर्ट फीस का पैरा। ये 3 पैराग्राफ लाजमी लिखने होते हैं। एक सूट आया वो ये 3 पैराग्राफ ही नहीं थे, हम उसमें डिफेंडेंट थे, तो मैंने एप्लीकेशन दी वो कि ये डिसमिस किया जाए, ये तो आपका मेन काज ऑफ एक्शन ही नहीं है, तो सूट चल ही नहीं सकता 7-11 में। तो उन्होंने फिर वो जो है एप्लीकेशन दी थी उसको अमेंड करने की, हम वो भी हमने कंटेस्ट की, तो उन्होंने एप्लीकेशन विड्रा कर ली, बाद में सूट ही डिसमिस हो गया था। तो ये पैराग्राफ तो आपने लाजमी लिखनी है। ड्राफ्टिंग आपकी बहुत मैटर करती है, जो आप अपने दावे में लिख देते हैं बाद में सारा केस आपका उसी पे होता है, वही आपकी चलती रहती है। ठीक है, वही आपकी चलती रहती है। ओके, थैंक यू। चलें जी, चलें अब इंग्लिश की क्लास होगी। मैं नई मीटिंग शेयर करता हूँ तो फिर इंग्लिश की क्लास होती है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू सो मच। चलें चलें, अब इंग्लिश की क्लास है, मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ।